पहले तो इनके अधिकारों की बात ही कर लेते हैं। वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। चोट वहीं से शुरू होगी तो बढ़िया रहेगी। हाँ, इससे सब जाएगा। प्रेस को प्रेस कर दिया गया। प्रेस को प्रेस के दबा दिया गया। प्रेस मन दबाना होता था, प्रेस को प्रेस कर दिया। करे शुरू क्या? शुरुआत तो आपसे ही करूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। जहां 90 विधायक बैठ सकते हैं, जहां सारे अधिकारी जा सकते हैं, जहां 800 के करीब कर्मचारी विधानसभा में इस सेशन के अंदर अपनी ड्यूटियां निभा सकते हैं, वहां अगर प्रेस के 100 साथी जाएं, उनका इंतजाम करने के लिए मेरी ख्याल स्पीकर के सामने कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आपका तो प्रेस का तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग से है। जरूरी नहीं कि आप सब लोग अंदर बैठ सके, लेकिन बाहर जो गैलरी बनी हुई है उसमें भी सोशल डिस्टेंस के साथ आप लोगों को बैठाया जा सकता है। लेकिन इस सरकार ने जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, वहीं प्रेस के साथियों को भी कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए इस किस्म के फैसले इन्होंने लिए। आज मुझे जहां आपके साथ वहां प्रेस गैलरी में बैठ करके बात करनी चाहिए थी, वहां आप लोगों को भी दिक्कत है, कठिनाई है। और सरकार का जो फैसला है वो निंदनीय है। ये मेरी ख्याल स्पीकर का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला है। आपको पहले भी मुख्यमंत्री ने किस तरह एक दफा एक डिनर पे इनवाइट करके प्रेस के साथियों के साथ भेदभाव किया था। बहुत सारे साथियों को गेट से वापस मुड़ना पड़ा था। इन्होंने जो आपके लिए निर्णय लिया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहां इसके लिए निंदा की जाती है, वहीं उसके साथ साथ पेपर लीक जो मामला है, जिस ढंग से 28 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 28 बार इस तरह से पेपर लीक हुए, रद्द किए गए। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, उसमें एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसके अंदर भी बहुत बड़े पैसे का लेन देन है। आज जितने भी हरियाणा में कोई भी पेपर होते हैं, उसके लिए अलग अलग बोर्ड की जिम्मेवारियां होती है। कोई एजुकेशन बोर्ड के अगर एग्जाम है तो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की, उसके सेक्रेटरी की, उसका एक कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई अगर सरकारी नौकरी निकलती है, उसके लिए अगर एसएस बोर्ड की कोई सर्विसेज है तो उसमें भी इन 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई आयोग के एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी इसी तरह 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। और हमेशा से जब कभी भी कोई नौकरी निकलती है, उसके जो फार्म भरे जाते हैं वो उसी आयोग की तरफ से नौकरियां निकाली जाती है और उनके फार्म भी आयोग ही लेता है। लेकिन इस बार अलग है, बीजेपी की सरकार में, जेजेपी की सरकार में अब तो फार्म भी जो है प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते हैं। और एक फार्म जो है उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये रखी हुई है। 28 बार पेपर लीक और रद्द हुए, करोड़ों बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है।
अभी जो ताजा उदाहरण है उसमें 8 लाख बच्चे थे जिन्होंने 100 रुपए दे करके फार्म अप्लाई करे थे जो पेपर लीक हुआ था। उसमें 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, वो भी एक प्राइवेट फर्म ने किया। जो फर्म जो है सरकार की है, सरकार ने जिस फर्म को काम दिया है उसका नाम है HKCL, गुजरात की कंपनी है। पंचकुला के बेस पंचकुला बना करके उसको चलाया जाता है। एक पंजाब में भी इसी तरह की कंपनी बना रखी है, मोहाली के अंदर। इन दोनों कंपनियों को सारा काम दिया गया, जबकि ये सारा का सारा पैसा जो है हरियाणा सर्विस जो बोर्ड जो है, सिलेक्शन का बोर्ड जो, उसके पास आना चाहिए था, बजाय उनके खाते में जाने के इन लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा किया जो 8 करोड़ से ज्यादा रुपए बने। और फिर जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है जिनका दूर दराज का वास्ता नहीं होगा। भाई पेपर जिन लोगों ने बनवाए सिर्फ उनको जानकारी है ना कि पेपर कहां से छप कर के आ रहा है। या तो बोर्ड के चेयरमैन को पता है या बोर्ड के सेक्रेटरी को पता है, और या फिर पेपर की जो जानकारी है जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एक जो है उसकी जिम्मेवारी है। इन 3 लोगों को पता है कि आपने किस स्टेट में किस एजेंसी को पेपर बनाने के लिए दिया है। और जो पेपर बना है उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे पुलिस की भर्ती का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उनको पढ़ करके भी हैरानी होती है, हंसी आती है। ये जो 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है, इस पैसे को सरकार में बैठे लोगों ने बांटने के लिए पेपर को लीक किया है। ये पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उन बच्चों के तो 8 करोड़ लग गए जो 100 रुपए के नाम से इकट्ठे किए गए। इस तरह के 8 करोड़ तो एक मामले में है। अगर 28 को आप जोड़ करके देखोगे तो ये सैकड़ों करोड़ से ज्यादा रुपया बनता है। सैकड़ों करोड़ से ज्यादा रुपया इन लोगों ने खाने का काम किया। ये जो विपक्ष के लोग हाउस में बैठे हैं, पेपर लीक को लेकर के शोर तो मचाया था, लेकिन इस पेपर लीक के अंदर कौन लोग जिम्मेवार हैं उनके नाम नहीं लिए। उन्होंने इन एजेंसियों का जिक्र नहीं किया वहां पे, क्योंकि इन बेचारों को जानकारी नहीं है। ये तो पेपर लीक का मुद्दा भी इन्होंने तब विधानसभा में उठाया जब मैं गवर्नर के पास जा करके इन सारे इश्यूज के ऊपर महामहिम से कह करके आया कि इसकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब इनकी आंख खुली कि हमें भी इस पे शोर मचाना चाहिए, हमें भी इस इशू को उठाना चाहिए। लेकिन जो इशू उठाया वो भी आधा अधूरा था। इशू जो उठाने के थे विधानसभा में उनके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं करी। इशू तो घोटालों के थे, इशू तो किसानों का था। 800 से ज्यादा किसान जो है पिछले 9 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन में 800 से ज्यादा किसान जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, वहां पे शहीद हो चुके हैं। इन्होंने एक बार भी उन 800 किसानों को लेकर के कोई ना काम रोको प्रस्ताव दिया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, ना 0 आवर में इस बात को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, ना शराब घोटाले का जिक्र किया, ना धान घोटाले का जिक्र किया, ना इन्होंने विधानसभा के अंदर रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ उसका जिक्र किया, ना कोई जो दवाइयों की खरीद करी गई 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जो जरूरी चीजें थी जिनको लेकर के विधानसभा में सरकार को घेरा जा सकता था, उनका जिक्र करने की बजाय सारे के सारे कांग्रेसी एक ही बात कह रहे थे। बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ, तुमने पहले करी होगी तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। रही बात जो अगर की भी थी तो फिर स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो नाम बताना चाहिए था कि किसने उसके साथ बदतमीजी करी है। इसका मतलब बदतमीजी हुई कि नहीं हुई ये चीजें तो बात की है, लेकिन हाउस का जहां समय जाया करा वहां जरूरी मुद्दों से भी ये लोग चर्चा करने के बजाय
सरकार को घेरने की बजाय कहीं सरकार का बचाव करने में लग गए, क्योंकि कांग्रेस तो आज सरकार की कठपुतली बन करके पूर्ण रूप से जो है आज सरकार के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। जहां ये सारे इश्यूज थे, वहीं उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा था। जिस ढंग से आज लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन रेप की घटनाएं ना होती हो, जिस दिन अपहरण की घटनाएं ना होती हो, जिस दिन किसी के मर्डर ना होते हो, उनको लेकर के कोई चर्चा नहीं की जा रही। वहीं उसी तरीके से नशे का जो मामला है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां चिट्टे का कारोबार बढ़ा है, जहां स्मैक का कारोबार बढ़ा है, वहीं अफीम, पोस्त, गांजा, इन चीजों की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने समय में बात मानी है, आंकड़े मेरे पास हैं। 2019 के अंदर अफीम जो है 143 किलो पकड़ी गई थी। अब की बार वही अफीम जो है 225 किलो पकड़ी गई है। अफीम के केस बड़े हैं इन इश्यूज के ऊपर, जिससे हमारी नई नस्ल बर्बाद होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वहां रोना सिर्फ अपना ही अपना रोया जा रहा है। कौन कैसे अपनी ज्यादा बड़ी हाजिरी लगा सके, इस बात को लेकर के अपने हल्के के 4 गांवों के नाम लेकर के कई लोगों को खुश करना चाहते हैं, जबकि जिम्मेवारी आज प्रदेश में क्या हो रहा है, विपक्ष की जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की बढ़ती है कि प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश आज किस दिशा में जा रहा है, कैसे इस प्रदेश को लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं जो चर्च के जो केस हैं, पिछले वर्ष में तो 149 केजी पकड़ी गई, अब की बार उसकी बढ़ोतरी दुगनी के करीब होगी। आज 251 किलो जो है वो पकड़ी गई है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। गांजा जो है 5502 किलो पकड़ा गया था, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। आज बढ़ करके वो भी दुगने के करीब पहुंच गया, 9018 केजी हो गया। इसी तरह तुरा पोस्ट जो है वो भी बढ़ गया, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। नशे के कारोबार ज्यादातर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस पे चर्चा करने की बजाय, इन चीजों से सरकार को घेरने की बजाय, सरकार को जवाब तलब करने की बजाय फालतू के कामों में लगे हुए हैं। इस तरह से लगातार जो है भ्रष्टाचार भी है जो बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कितने ही मामले मैंने पहले भी आपके सामने रखे थे, बहुत दफा आज फिर बताना चाहता हूं। भ्रष्टाचार में धान का खरीद में जो घोटाला हुआ, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरे जिम्मे लगाई थी, मैंने तो आके खुल करके बताई थी भी आज भी किस तरह से किसान को मंडियों में लूटा जा रहा है। ये हुड्डा तो मंडियों में गया भी नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुत नहीं करी। आज इसीलिए धान घोटाले का जिक्र नहीं कर सकता। इसको पता है कि अगर धान घोटाले का कहीं जिक्र करूंगा तो मुख्यमंत्री सामने से खड़ा होकर के कह देगा कि तेरे जुम्मे लगाया था, तैने जाकर के क्यों नहीं इंक्वायरी करी, तैने आकर के कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी विधानसभा में। इसी तरीके से गेहूं का, सरसों का और चने की जो तुलाई हुई थी, उसके अंदर घोटाला हुआ था, उसका कोई चर्चा नहीं कर रहे विधानसभा में। राइस मिलों में चावल का जो घोटाला था, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह शराब का जो घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले में जहां 3 इंक्वायरियां होगी, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि तेने चीफ सेक्रेटरी को इसका आकलन करने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, क्या हुआ उसका बताया जाए। उस रिपोर्ट में अब तक क्या किया है सरकार ने, उसके बारे में जवाब तलब करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। इन सब चीजों पे पूछने के बजाय ट्रांसपोर्ट का जो घोटाला हुआ, ट्रांसफर का जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। चिट्ठी लिखी थी सीएम। करता हूं बात। इसी तरह छात्रवृत्ति का एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा विधानसभा में। इसी तरीके से फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम में जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैंने इन सब इश्यूज को लेकर के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ये वो चिट्ठी की कॉपी है। मुख्यमंत्री का अब तक कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर। मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, आप इसको कॉपी को देख लेना। इसमें मैंने सारी चीजें मुख्यमंत्री के सामने रखी है। सीबीआई इंक्वायरी मांग, इसकी मैंने डिमांड करी थी सीबीआई इंक्वायरी कि आप पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आप तो इनके लुटेरों को बचाने में लगे हो, सब हम आप इसमें शामिल हो सारी लूट में, इसलिए इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई से करानी चाहिए। उसकी इंक्वायरी तो करवाना बहुत दूर की बात है, मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री से कोई दोबारा पूछ ले तो कहता है नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता कि आप किसी पत्र का जवाब।
लेकिन लोगों के साथ अगर कोई लूट खसोट हो रही है, लोग आज कोई परेशान है, अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि उन सब बातों के ऊपर अपना जवाब जरूर दे। जहां इस तरह के घोटाले इस प्रदेश में लगातार हो रहे हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। वहीं हमारी पार्टी ने एक नया फैसला लिया है, उस फैसले से भी मैं आपको अवगत करा देता हूं। एक पार्टी है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, जिसके संयोजक हैं श्री शेर सिंह जी राणा। हमने आपस में बैठ करके फैसला किया, राणा साहब ने पिछले चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में उतारे थे और बहुत सी जगह पे बहुत अच्छा प्रदर्शन इनकी पार्टी करा था। कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 35,000 वोट इनकी पार्टी ने लिए थे। अब हमने दोनों ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि अब हम लगातार इस प्रदेश के अंदर सरकार की जो भी बेकायदियां होगी उनके खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जहां मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, वहीं आगे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब आपस में मिलकर के ही अगला चुनाव भी हम इकट्ठे लड़ेंगे, ताकि इस प्रदेश से कांग्रेस को, बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए और इन दोनों को दूर रख करके प्रदेश के लोगों के हित की सरकार बनी जाए। इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि अगली लड़ाई हम आपस में मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। राणा साहब की आज पूरी यूनिट जो है आई हुई है यहाँ पे, इनके प्रदेश के सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और हमने कुछ दिन पहले आपस में मीटिंग करके एक चर्चा करी थी। मैंने इनसे कहा था, रिक्वेस्ट करी कि आप सेशन के दौरान आएँ तो आपको सारे प्रेस के साथी मिलेंगे और वहीं हम इस बात की घोषणा भी करेंगे कि अब हम मिलकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक बार फिर आपके साथ जो सरकार ने जिस ढंग से दुर्भावना के साथ प्रेस के लोगों के साथ व्यवहार किया, उसकी निंदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मेरी जहां आप जरूर समझे, इस सरकार के खिलाफ आप लामबंद होकर के जो भी लड़ाई लड़ोगे, मैं उसमें आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद आपका। सर, ये 3 दिन का सेशन रखा है सरकार ने, छोटी अवधि का सेशन है। पहले विपक्ष कह रहा था कि सेशन की अवधि छोटी है, मुद्दों पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा। अब जो तमाम जो मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, आपको लगता है सर 2 दिनों में विपक्ष जनता की आवाज उठाता है? आप एक काम करो, आप कल आपने 20 तारीख का सेशन भी देखा और आप आज भी देख रहे हो। सेशन का समय 6 बजे तक का है। अगर विपक्ष सीरियस होगा तो फिर स्पीकर के ऊपर दबाव बनाएगा कि इसकी समय अवधि बढ़ा ली जाए, इसको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक किया जाए। लेकिन ये तो 6 बजने से 5 मिनट पहले ही अपना बोरी बिस्तरा समेट लेंगे। ये तो केवल अखबार की न्यूज बनाने के लिए 7 दिन की डिमांड करते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से इनको देखा है। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो कांग्रेस की किरण उस वक्त इनकी लीडर हुआ करती थी। इन्होंने एक दिन भी कभी सेशन की अवधि बढ़ाने की बात नहीं करी और मैंने कोई भी सेशन ऐसा नहीं जाने दिया जिस सेशन के अंदर 1 दिन की, 2 दिन की, 2 सीटिंग की अवधि ना बढ़वाई हो। मैं तो अड़के खड़ा हो जाता था कि हर हालत के अंदर हर एक मेंबर को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ तो जो अपोजिशन लीडर है, आपने उसको देखा नहीं। 5 मिनट से ज्यादा प्रदेश के लोगों की बात को लोगों के सामने, सरकार के सामने रख नहीं सकता। मुश्किल से 5 मिनट बोलता है और उस 5 मिनट के अंदर भी आधी बात समझ में आती है, आधी बात तो सबके ऊपर से जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? तुम बता दो मुझे, तुम्हारे आती है समझ में किसी के? तो जहां ऐसा अपोजिशन लीडर होगा उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी सरकार के साथ मिला हुआ है, लगातार बीजेपी की भाषा बोलता है। बीजेपी जिस तरह से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में जो बात डाल देगी उसी बात को करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर अपोजिशन लीडर सही मायने में प्रदेश का हितैषी है तो फिर सरकार के नस पे पैर रख लेना चाहिए और अवधि को बढ़वाना चाहिए। और जो मुद्दे मैंने रखे हैं आपके सामने, इन सब मुद्दों को हाउस के अंदर ले जा करके और चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं, सरकार को इसके लिए मजबूर करना चाहिए कि भी इसकी इंक्वायरी हम सीबीआई से करवाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, मुख्यमंत्री ने ये कहा। इससे ज्यादा बड़ा भद्दा मजाक प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ क्या करेगा? सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग जो है हरियाणा प्रदेश के ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे। इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। आपने देखा नहीं,
मैं आपको बताता हूं, अपना जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हरियाणा का, जो सबसे जिसको ज्यादा, जो भी कोई सरकार में बैठे लोग जो अपने आप को वीवीआई समझते हैं, वो जो बीमार हुए थे वो मेदांता में जाकर के भर्ती हुए थे। और मेरी एक दिन डॉक्टर त्रेन के साथ बात हुई थी किसी पेशेंट को लेकर के कि इसको आप अपने हॉस्पिटल में भर्ती करो, इसकी हालत ज़्यादा खराब है। मैं जब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो वो आगे से मुझे ये बता रहे थे कि अभय जी, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन मात्र बची है और मैंने मुख्यमंत्री को कह लिया, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। मैं आज प्रधानमंत्री से इस मामले में बात करूंगा कि अगर इस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमारे हॉस्पिटल में है तो फिर बाकी हॉस्पिटलों का हालत क्या होगा। अगर मेदांता में ऑक्सीजन की कमी आ गई, अगर आपके वहाँ पे पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ गई, पारस के अंदर भी यही हालत था, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। पारस के डॉक्टरों ने मुझे, खुद मेरा साथी बीमार था, एडमिट था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम करा दें, 1 घंटे के बाद हमारे पास कोई ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है। अगर ऑक्सीजन घंटे तक नहीं मिली तो फिर हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। अनेक लोग इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे, उसका जिम्मेवार हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का हेल्थ मंत्री है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे उन लोगों की मौत के दर्ज होने चाहिए। सर, शून्यकाल में तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा की बात होगी, लेकिन तत्कालीन मुद्दों पर पेपर लीक है, उसके ऊपर शून्यकाल में 2 दिन हो गई कार्रवाई को, आज का शून्यकाल में जो चीज मैंने आपके सामने रखी है इस पेपर मामले में, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एजेंसियों को ठेका दे करके लोगों को लूटने का काम करें, किस तरह से पेपर लीक करवा करके, पेपर लीक करवाने वाला तो जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार तो चेयरमैन है। चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चेयरमैन के साथ साथ सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। चेयरमैन को किसने बनाया है? मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंस का व्यक्ति है। इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं पेपर लीक कराने में शामिल है। मुख्यमंत्री की सरकार जो है वो इसके लिए दोषी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दफा पेपर लीक हो सकता है, 28 बार कभी पेपर लीक हुए। मेरे पास डिटेल है पूरी, आपको कौन कौन से दिन किस किस भर्ती के पेपर लीक हुए मैं आपको बता देता हूँ। 28 के 28 की है मेरे पास, 2 कागज थे, देना 1 मिनट। अरे है भाई, क्यों नहीं है? ये कैसे नहीं है? ये कोई कांग्रेस वालों का कागज थोड़ा ही जिसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ, जो अभी लेटेस्ट जो थी। उससे पहले ग्राम सचिव के 617 पद थे, उसका पेपर लीक हुआ था। उसके बाद बी फार्मेसी की परीक्षाएं थी, उसका पेपर लीक हुआ था। नहीं, मैं बता ही देता हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती थी, उसके पेपर लीक हुए थे। इसी तरह क्लर्क की भर्ती हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुए थे। ऑल इंडिया पैरी मेडिकल टेस्ट की परीक्षाएं थी, उसके पेपर भी लीक हुए थे। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर्स की भर्ती थी, उसके पेपर लीक हुए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर भी लीक हुए। हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की भर्ती के पेपर लीक हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर की भर्ती थी, उसके पेपर भी लीक हुए। NEET परीक्षा जो थी, नीट की जो, उसके पेपर भी लीक हुए थे। हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल HCS के जो पेपर थे वो भी लीक हुए। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जुडिशियल के भी पेपर लीक कराए गए। नायब तहसीलदारों की भर्ती जो हुई थी, उसका पेपर भी लीक हुआ था। अटेस्ट की जो, उसकी जो एस्टेट की जो भर्ती थी, उसकी भी पेपर लीक हुआ था। PTI के जो 1983 पद थे, उनकी भर्ती रद्द हुई थी। इसी तरह ग्रुप डी खेल कोटा के 1518 जो बच्चे थे, जिनको सरकार ने नौकरी पे रखने की बात कही थी, उनकी भी भर्ती जो है रद्द कर दी गई थी। ग्रुप डी के कोटा जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के 61 पद थे, उसकी भी भर्ती रद्द कर दी इन्होंने। PGT संस्कृत के पद जो थे 626, जो निकाले गए, पहले पैसे लिए गए उनसे, और फिर उनके एग्जाम हो गए। एग्जाम होने के बाद जहां उनको नौकरी पे रखना चाहिए था, उनकी भर्ती को भी रद्द कर दिया इन्होंने। इसी तरह से TGT इंग्लिश के जो 1035 पद थे, उनको भी जहां नौकरी देनी चाहिए थी, उनकी भर्ती भी इन्होंने रद्द करने का काम किया। इस तरह से इन्होंने भर्तियां रद्द भी करी, उनके पैसे फार्म के लिए गए, उन पैसों को खाने का काम किया।
ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इस सारे की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि इन बच्चों का जिनका पैसा लगा है उनको उनका पैसा वापस मिले और जो लोग इसके दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। विज साहब ने विचारों ने अनेक दफा मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी है। विज साहब ने तो अनेक दफा सरकार के आगे रोने रोए हैं। विज साहब की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। विज साहब तो ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ न्याय कराना चाहते हैं जिनके साथ बेईमानी हुई है। अगर इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए तो फिर जो बात मैंने कही है ये मुख्यमंत्री तक इसकी लपट जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री तक भी पूछताछ की जा सकती है क्योंकि चेयरमैन बनाने वाला मुख्यमंत्री है, कोई और व्यक्ति नहीं है। एक चेयरमैन को मुख्यमंत्री ने 15 दिन के लिए सस्पेंड भी किया था, फिर उसको इसने क्लीन चिट भी दे दी थी। खुद ही सस्पेंड कर देता है, खुद ही क्लीन चिट दे देता है। ऐसा मुख्यमंत्री पहले देखा तुमने कोई हरियाणा में जो किसी को सस्पेंड भी करे, क्लीन चिट भी दे दे, और वो भी 15 दिन में, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के। धन्यवाद। जय सिंह जी, आपने कोई कर लो, करो 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 आप भी। राणा जी, आपकी पार्टी का क्या नाम है? आपके भी क्या इस तरह से करवा रहे हैं? देखिए, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का राष्ट्रीय संयोजक। आज जिस प्रकार से इनेलो और हमारे बड़े भाई अभय चौटाला जी ने इस बात की घोषणा की कि दोनों ही राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में मिलकर काम करेंगे और इस बात का फैसला ये विचार करके लिया गया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों की बात बन के अगर कोई आगे आए हैं जिन्होंने त्याग किया है, वो सिर्फ एक अभय चौटाला जी हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी विधानसभा तक से जो है त्यागपत्र दिया। तो जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए अपनी विधानसभा तक छोड़ सकते हैं, तो हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है कि ऐसे त्यागी और स्वाभिमानी नेतृत्व को जो है सत्ता में लेकर आए। और इसीलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आज इनेलो के साथ गठबंधन करके और इनेलो की सरकार बनाने में पूरी ताकत के साथ काम करेगी, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही समय समय पर प्रदेश की जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, किसानों युवाओं को सबको परेशान करने का काम किया है। आज जो चीज़ें हम देखने में, हम अगर हरियाणा की कहीं पर किसी भी चीज़ को लेकर तारीफ हम सुनने को मिलती है, अभी ओलंपिक हुआ उसमें कई बच्चों ने गोल्ड मेडल और या कोई पुरस्कार जीते, तो उसका श्रेय अभी जो लोग ले रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि उसका श्रेय जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं ये उनको और उस परिवार को और इनेलो को जाता है, क्योंकि ये जो खेल कूद की भी जो आज सुविधाएं हैं ये उन्हीं के कार्यकाल में जो है दी गई, जिसका फायदा लेकर आज देश में जो है पदक आए हैं। तो इसलिए इनेलो की सरकार बने, इस चीज़ के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरी ताकत से काम करेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।